क्वेश्चन कहता है फिगर 1.1 shows a steel spring. Describe an experimental procedure for obtaining the results needed to plot an extension load graph for this spring. एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताना है इस ग्राफ का, यानी इस स्प्रिंग का एफ एक्स ग्राफ प्लॉट करना। तो देखिए एफ एक्स ग्राफ का मतलब ये है कि कुछ इस तरह के मामलात होंगे। आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको कुछ चीजें मेजर करनी है, लाजमी सी बात है। एक तो ये आपने फोर्स कितनी अप्लाई की। अप्लाइड फोर्स जो है इट्स बेसिकली द वेट। तो आपको ये सोचना है कि आप वेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। एक बात तो ये आ गया। उसके बाद एक्सटेंशन निकालने के लिए आपको इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ का डिफरेंस देना पड़ेगा। ये स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ को आप मेजर करने का काम है। अब इस चीज को अप्रोच करने के लिए हमारे पास जो तरीकेकार है, हम ये बोलेंगे भाई डिटरमिन द मास ऑफ द लोड to be hung from the spring using electronic balance, use W equals mg to find weight। एक मिनट देगा बेटा जरा। अच्छा भाई, use W equals mg to find weight, which is the force on a spring. Use meter rule to find final length of spring and apply x equals LF minus LI to determine extension। चाहो तो लिख देना LI is the initial length। आप इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हो। मास न्यूटन मीटर लिखोगे तो फिर W इक्वल्स mg वाली बात लिखने की जरूरत नहीं होगी ना। ठीक है बेटा मोहिद्दीन, वैसे उसमें अपडेटेड डेट आ रही होती है तो डेट के हिसाब से अंदाजा लगा लिया करो। डिटेल में जाओगे ना तो डेट मिल जाती है मोहिद्दीन। इसके बाद कहते हैं an experiment to obtain results for the extension load graph, a spring is stretched beyond its limit of proportionality. Sketch the extension load graph for the spring beyond the limit of proportionality। आपने इसको खींचा। डक्टाइल मटेरियल्स है ना, डक्टाइल मटेरियल्स बेंड टुवर्ड द एक्सटेंशन एक्सिस। हमने ग्राफ का एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ बेंड कर। लोड्स ऑफ नॉन मास भी लिखोगे तब भी मेरे बच्चे तुमको मास यानी वेट तो निकालना ही पड़ेगा ना। नहीं, एलओपी की बात नहीं करनी, अगले पार्ट में आगे वाली चीज आ रही। ठीक है अहमद, सही लिखा भाई। यासीन ऊपर देखो, ब्लू लाइन के अंदर पेपर का हेड लिखा हुआ होगा। Yes, you can mention Newton meter to find out weight। तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ भी हमने बना दिया। कहते हैं ऑन योर ग्राफ मार्क एंड लेबल विद पॉइंट पी द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जिस पॉइंट के बाद आपने ग्राफ को कर्व किया है उसको आप पॉइंट पी लेबल कर दिए। ग्राफ बेटा डक्टाइल मटेरियल्स का हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड। तो स्प्रिंग मेटल से बना हुआ था, मेटल डक्टाइल होता है तो इसलिए मैंने एक्सटेंशन की तरफ उसे बेंड।
कहता है the limit of proportionality for this spring occurs at the load of 8.5. The extension of the spring is equal to 0.01 meters when the load is equal to 3.5. Calculate the extension of the load of 5.5. तीन फोर्सेस देते बंदा परेशान हो जाए। देखो ये तो आपके पास महज एक इंफॉर्मेटिव कह लो कि पर्सपेक्टिव पे है कि भाई 8.5 न्यूटन पे आके एलओपी क्रॉस होती है, तो इस 8.5 की तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। अब आपको पता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से पहले फोर्स एक्सटेंशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन चल रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब 3.5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती थी तो 0.014 मीटर्स की एक्सटेंशन आ रही थी। तो अगर मैं 5.5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं तो मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आएगी, x। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई x इक्वल्स टू 0.014 टाइम्स 5.5 अपॉन 3.5। मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ 0.014 टाइम्स 5.5 अपॉन 3.5। ये हो जाएगा आपके पास 0.022। इसको सॉल्व करने का दूसरा रास्ता जो आप लोग यूज कर सकते हैं वो ये था कि आप F इक्वल्स के एक्स लगा के पहले के निकाल लीजिए कि भाई 3.5 न्यूटन की फोर्स और 0.014 की एक्सटेंशन, तो आपको के मिल जाएगा उस स्प्रिंग का 3.5 अपॉन 0.014। तो के आता है आपके पास 250, सही, 250 न्यूटन पर मीटर। अब आप इस के को दोबारा यूज कीजिए F इक्वल्स के एक्स के फॉर्मूले में। 5.5 न्यूटन की फोर्स रखिए, 250 का के रखिए और x फाइंड आउट कर लीजिए। तो 5.5 डिवाइड बाय 250 ये वही बन रहा है 0.022। तो आइदर आप रेड वाले मेथड यानी यूनिटरी मेथड के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो F इक्वल के एक्स के फॉर्मूला लगा के 2 मरतबा भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू से आपने परेशान होना नहीं था। ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ इतना बता रही थी कि भाई उसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस फोर्स के बाद क्रॉस हो, ताकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस चीज की कॉन्फिडेंस में रहें कि मेरा अभी भी स्प्रिंग एलओपी के अंदर अंदर ही है और मैं F इक्वल के एक्स या यूनिटरी मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे फिर आपको इस तरह से नहीं करना होता, फिर आपको वो के की वैल्यू देता उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और आप फिर फोर्स रख के एक्सटेंशन निकाल, अदरवाइज आप कभी भी उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर। वर्दा नहीं बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द वेट वाला कॉन्सेप्ट, वरना आप न्यूटन मीटर की बात कहें कि न्यूटन मीटर के थ्रू आपने जो है वो वेट डिटरमिन कर लिया उसका। आगे बढ़ते हैं हम जरा। कहते हैं child's toy consists of a flexible track and a model car. Figure 2.1 shows the diagram of the toy. The child first holds the car stationary at point A, which is 0.45 meters above the horizontal sections of the track B, C, and F, G. The mass of the car is 0.12 kilograms. Yes, Saima beta. Sorry, Samia, my bad. Walaikum Assalam, Zahir beta. The mass of the car is 0.12 kilograms. The child then releases the car, which travels towards point B. Both air resistance and friction between the car and the track are negligible. The gravitational field strength is 10. Calculate the change in gravitational potential energy of the car as it travels from A to B. So we all know the formula for gravitational potential energy, which is mgh. Change चाहिए तो change in height आना चाहिए। आपके पास जो कार है उसका मास 0.12 किलोग्राम, ग्रेविटी उन्होंने बोल दी है 10 यूज करने को, तो मैं 10 यूज करूंगा। आप अपने पेपर के अंदर देखिएगा कि उसने अब 10 की जगह 9.8 लिखना शुरू कर दिया हो। जब आपका ईयर आएगा ना तो आप अपने सीआई में देखिएगा वो 10 की जगह 9.8 लिख रहा है। अगर वो तब भी 10 लिखे तो बराए मेहरबानी 10 ही यूज कीजिएगा, उसकी बात के अगेंस्ट मत जाइए। चेंज ऑफ हाइट के लिए कि भाई ए से बी आने में हाइट कितनी डिक्रीज हुई, अगर मैं देखूं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 0.45 मीटर्स का ड्रॉप आया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 0.45 मीटर्स देख सकते हैं। तो आपके पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो हम ऐसे लिख देते हैं 0.12 इंटू 10 इंटू 0.45, ये आपके पास हो गया 0.54 जूल्स।
वैल्यू के साथ यूनिट लिखना लाजमी है, बगैर यूनिट के आप अगर आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क अवार्ड नहीं हो रहा होगा, इस चीज का याद रखिएगा। एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा डिस्करेज करता है बगैर यूनिट की वैल्यूज को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, बोलता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट रीचेस। अब देखें, आपको स्पीड निकालनी है और कहा गया था कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह सब नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल होने का मतलब ये होता है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी आपकी वो कार लूज कर रही होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक बन के गेन हो रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लॉस था पोटेंशियल एनर्जी में वो बन गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब 0.54 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई, बिल्कुल जाहिर वो चेंज ही मांगता है आपसे, उसको आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा के गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते। तो बेटा 0.54 इक्वल्स हाफ, मास था 0.12 किलोग्राम्स। फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए, इनिशियली पॉइंट ए पे आपकी कार रेस्ट पे थी। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार पॉइंट ए पे आपकी कार रेस्ट। इसमें तो चलो लिखा था तो चाइल्ड होल्ड्स द कार स्टेशनरी एट पॉइंट ए, तो मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन हो सकता है कि इस केस में ऐसा होता कि कार ऑलरेडी रोल होती हुई या ट्रैवल करती हुई आ रही होती जब वो पॉइंट 8 से गुजरती। तो अगर उस वक्त इसकी स्पीड, मैं ऐसी फॉर एग्जांपल तो मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड होती पॉइंट ए के ऊपर, तो मैं यू स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिख। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो फॉर्मूला है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, वो मेरे बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास मेजॉरिटी केसेस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो वो तो खैर फॉर्मूला रह जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन बेटा ये सिखाने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड 0 हो सकता था गाड़ी के पास इनिशियली कोई स्पीड होती तो यू की जगह 0 नहीं आता, फिर यू की जगह फिर वो स्पीड आती क्योंकि यू इनिशियल स्पीड है उसकी। तो अब आप जरा उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। हम यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी गेन ऑफ काइनेटिक के बराबर था। हमने अपनी ये एक्सप्रेशन बड़े काम की होती है, बहुत सारे बच्चे इस एक्सप्रेशन को नहीं बना पाते। हमेशा इस लॉजिक पे चलोगे बेटा, देखो जब एक चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो ऑब्वियस सी बात है अपना पोटेंशियल लूज कर रही है, वो पोटेंशियल का लॉस काइनेटिक बन के उसमें गेन हो रहा है। तो जब पोटेंशियल का लॉस गेन काइनेटिक बन के गेन हो रहा है तो तुमने लॉस ऑफ पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल लिया था, तुमने वो रख दिया इसके अंदर कि भाई 0.54 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई तो उतनी ही काइनेटिक गेन हुई होगी, और काइनेटिक के फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू। इट्स लाइक लॉस ऑफ जीपीई की जगह ये लिखा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया, मास रख के तुमने उसकी फाइनल स्पीड निकाली। तो भाई 0.54 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.12, जो आंसर आया उसका रूट किया तो मेरे पास स्पीड आ रही है बेटा 3 मीटर पर सेकंड। ये वो स्पीड है जो मेरे इस कार्ट की होगी जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोल होते हुए आ रही हो। और इस वक्त अज्यूम क्या किया गया है, इस वक्त अज्यूम किया गया है कि तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन यानी एनर्जी लॉस होने का कोई जरिया मौजूद है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, पूरी पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में तुम्हारे पास कन्वर्ट। वरना क्या होता, अगर कोई एनर्जी हीट वीट की फॉर्म में जाया हो रही होती तो तुम 0.454 को थोड़ी इक्वेट करते। मैं कहता हूँ भाई लेट से वो एग्जामिनर बोलता कि भाई 0.2 जूल्स की एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता कि देखो जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास लॉस हुई है, जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास लॉस हुई है वो सिर्फ काइनेटिक नहीं बनी, वो सिर्फ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो साथ साथ हीट में भी कन्वर्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखता कि भाई पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई 0.54, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 0.2 जूल्स की हीट एनर्जी लूज। लेकिन ये तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, इससे बेफिक्र रहो, क्योंकि ये चीज़ जो है कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जब आ जाती है तो उस चीज़ का मामला एग्जामिनर तुमसे जब पूछता है तो उस वक्त तुम्हारे पास एएस के हालात चल रहे होते हैं, ओ लेवल्स वाले नहीं है। अब आपके सवालात ले लेते हैं। ईपी क्या, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। सर हमेशा चेंज ही मांगेगा जीपीई का, बिल्कुल हमेशा चेंज मांगेगा बेटा। माज क्या बता रहा बेटा, रिपीट करना है मुझे बताओ। सर हमें यहाँ जीपीई क्यों सब्स्टिट्यूट किया बेटा, वो एक एक्सप्रेशन बन रही थी ना कि पोटेंशियल का लॉस काइनेटिक के गेन के बराबर है।
सर इज इट फाइनल माइनस इनिशियल? बिल्कुल, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी देखते थे। हीट भी तो होती है, हीट तब होती है जब एयर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन होता है। अभी अज्यूम किया था नेग्लिजिबल, इसलिए नहीं लिखा। सर नेग्लिजिबल मतलब क्या है? नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजिबल है बेटा, मतलब ना होने के बराबर है। उस स्टेटमेंट का मतलब एयर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन के बिटवीन, उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, यानी उसकी वजह से कोई हीट लॉस वगैरह नहीं हो रहा। गेन इन काइनेटिक इक्वल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यस कासिम, यही सिनेरियो था। कासिम बेटा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, सिंपल बात है, अपनी पोटेंशियल लूज करता हुआ आया ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हाइट कम हो रही है उसकी, तो पोटेंशियल लूज हो रही है और करंट गेन हो रहा है। आई नेवर डिराइव दिस फॉर्मूला बेटा। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तुम चेंज निकालना चाहते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लो, में से हाफ और एम कॉमन निकाल लो, ये बन गया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को वी माइनस यू का होल स्क्वायर कभी मत लिखना, और मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा ये। कहाँ होल पे स्क्वायर लगाया भाई? होल पे स्क्वायर मत लगाना, कभी भी मत निकालना, दे नेवर इक्वल। आगे बढ़ते हैं हम जरा। आफ्टर रिलीजिंग इट द चाइल्ड एक्सपेक्ट्स द कार टू फॉलो द ट्रैक अलोंग द रूट ABCDEF. In fact, the model car does not reach it. Explain in terms of energy why the car does not go past point D, which is also 0.45 meters above the horizontal track. अब इसको समझने के लिए जरा हॉरिजॉन्टल ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा। देखो आपके पास पॉइंट ए की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये थी 0.45 मीटर्स। तो उसके बाद जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, वो सिर्फ इतनी थी कि वो वापस यहीं तक राइज कर सके। या ये कह लो पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ पॉइंट डी तक राइज कर सके, उससे ऊपर। वो चीज जहां से गिरी है वो मैक्सिमम उतनी ही जगह तक जा सकती है, उससे ऊपर जाने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट नेवर हैड इनफ पोटेंशियल एनर्जी ना। तुम सोचो 0.54 जूल की एनर्जी थी, इस पॉइंट की हाइट उससे बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस बात का याद रखना कि द कार एट बी डज नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो अबव पॉइंट डी। वो पॉइंट डी से ऊपर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। अगर उसे पॉइंट डी से ऊपर जाने के लिए आप चाहते हो तो आप अपने इस कार को भी बहुत ऊंचाई से फेंको, उसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी दो कि जब वो नीचे रोल होती हुई आए तो उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो कि वो घूम के ऊपर से गुजर के जा सके, अदरवाइज वो पहले ही रुक जाएगी। कोई भी चीज कभी भी अपने रिलीज हाइट से ऊपर नहीं जाया करती, हमेशा याद रखना। कोई भी चीज कभी भी अपने रिलीज हाइट से ऊपर नहीं जाया करती। साथ मेरे बच्चे, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2 ही है, इससे पहले एक ही सवाल किया था हमने। यस यू कैन टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांसफर मेरे बच्चे। नॉट इनफ पोटेंशियल एनर्जी, जाहिर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऑल जीपी हैज टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड नो एनर्जी टू मूव फर्दर। अलीशा, नो एनर्जी टू मूव फर्दर थोड़ी सी बात गलत है, तुम्हें बी से डी तक जाने की बात तो करनी ही है ना बेटा। नहीं नहीं, वेस्टेज टू थर्मल बिल्कुल भी नहीं, फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जाने का रीजन जो है वो फ्रिक्शन नहीं है। आप सिर्फ इतना कहोगे the car did not have enough kinetic energy at B to go past D। या कोई बच्चा ये भी लिखता है ना कि भाई a body cannot go higher than the release height। कोई ये भी लिख सकता था कि भाई all kinetic energy converted to potential till D। इस तरह के बहुत सारे तरीकों से आप अपने इस बात को एक्सप्लेन कर सकते थे।
ठीक है बेटा सर, ठीक है वर्धा, नॉट बैड, गुड आंसर। हाँ सही है अहमद, लिख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली असल में बात काइनेटिक पे आ जाती है, क्योंकि स्पीड होगी तो वो पड़ जाएगा ना, तो पोटेंशियल की जगह मैं मशवरा दूंगा अगर काइनेटिक कह दो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सेलरेशन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कीजिएगा। ठीक है अफान, नॉट अ बैड आंसर। कहते हैं immediately after being released at A the car travels to B to C and then to D, describe the motion of the car after it reaches D। डी पे पहुंचने के बाद देखो, डी पे पहुंचने के बाद तो कार रुक जाएगी ना, डी पे पहुंचने के बाद कार रुक जाएगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो नीचे वापस रोल डाउन करेगी एंड विल रिटर्न बैक, इट विल ट्रैवल बैकवर्ड्स। हम करेंगे द कार momentarily stops at D and then rolls back down, moving backwards। मोमेंटेरली का मतलब होता है एक लम्हे के लिए, बिल्कुल रिवर्स आएगी बेटा, वापस उल्टा नीचे गिरना शुरू हो जाएगी ना। Will I get any mark if I ride the car at decelerates and comes to rest? नहीं वर्दा, वो वापस नीचे आ रही है बेटा, वो स्पीड अप हो रही है, डिसेलरेट थोड़ी कर रही है। सी के पार्ट 1 में ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू kinetic then to again potential and that potential is not enough as it is equal to the one when released। अनस लिख सकते हो, लेकिन 2 लाइनों में तुम इतनी सारी बात कैसे लिखोगे, तुम्हारी बात गलत नहीं है, स्टॉपिंग का लिखना जरूरी है, मैं चाहूंगा कि लिख दो ताकि डी का मामला थोड़ा क्लियर हो जाए ना, डी पे उसके हालात। कैन आई से इट्स रिवर्स्ड इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन? मेक इट सिंपल जकी, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, रिवर्स्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स का मतलब ही यही है बेटा, इट्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स भी कह रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन भी कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा ये सवाल मैनोमीटर का है, तो मैनोमीटर तो खैर हमारे सिलेबस से बर्खास्त हो चुका है। हाँ ये जवाब अलबत्ता हम जरूर दे सकते हैं, पार्ट बी का, शायद कह सकते थे ये, खुबैब तुम भी कह सकते थे जवाब। ये क्वेश्चन कहता है द ट्रैप्ड एयर इन द ट्यूब इज हीटेड, ऊपर ट्यूब में एक एयर ट्रैप हुई हुई है और वो ये रही यहाँ पे, वो कह रहे हैं हमने इसको हीट किया, बोलता है द explain in terms of molecules why X changes when the air is heated। देखो आप मैनोमीटर तो तुम्हारे पास से निकल गया है, मैं तुम्हें इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछवा लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल व्हाई प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस, इस तरह कर लेते, इसको इस तरह से लिख देते, क्योंकि वो एक्स का जो चेंज है ना, वो हाइट का चेंज असल में प्रेशर तब्दील होने की वजह से आ रहा था, तो वो अब आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आप मुझे बताइए कि इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर का प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है। तो अब आप समझाएंगे यार जब हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सही है, जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फास्ट मूव करेंगे और ज्यादा फोर्स से कोलाइड करेंगे, ज्यादा फोर्स से कोलिजन होगी तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो आप इस तरीके से अपनी बात को चलो के फैब्रिकेट करते हुए आगे की तरफ लेके जा सकते। अब जरा इसका आंसर को फैब्रिकेट कर लेते हैं। अच्छा मॉलिक्यूल्स की एक्सपेंशन का जिक्र बराह मेहरबानी आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे होते हैं पर एकदम से एक बहुत ही फजूल किस्म की बात लिख देते हैं
और वो फजूल किस्म की बात यह है कि आप ये कह देते हैं कि भाई कि आपके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए। मॉलिक्यूल एक्सपैंड कभी जिंदगी में नहीं होता बेटा, गैस एक्सपैंड होती है। और अगर कोई ये परेशान है सर गैस कैसे एक्सपैंड हो सकती है, तो गैस एक्सपैंड ऐसे होती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप बढ़ता है, ना कि मॉलिक्यूल का अपना साइज। मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज नहीं होता, मॉलिक्यूल्स के गैप में इजाफा होता है, जिसकी वजह से उनकी अब एक्सपेंशन होती है। तो अक्सर बच्चे बताऊं क्या करते हैं, वो लिखने बैठते हैं ना जब आंसर, तो कहते हैं कि भाई द मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, दे एक्सपैंड। दे एक्सपैंड पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली। मॉलिक्यूल नहीं एक्सपैंड करा करता बेटा, मॉलिक्यूल एक्सपैंड करता तो आज हमें पता होता है एटम कैसा दिखता। हम इतना हीट करते हैं मॉलिक्यूल के, वो फूल के बड़ा हो जाता है। अब आराम से बैठ के एनालिसिस करते रहते हैं। इसका मैं जरा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तुम लिखिए कि भाई मॉलिक्यूल्स gain heat which increases their kinetic energy, they move faster and collide with greater speed with the walls of container. मोमेंटम का जिक्र मैंने कहा था ना आप लोगों को करना होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीजेस so force and therefore pressure increases। तो बेटा याद रखना जब हीट का जिक्र आ जाए ना, तो हीट के जिक्र का मतलब आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ जरूर बात करें। आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ जरूर डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर फिर आपका जवाब जो है वो अधूरा हो जाए। अब मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको जरा देख लूं, कुछ बातें कही हुई हैं। गेन्स काइनेटिक एनर्जी एक्सपैंड, खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें मत करना। मैं नाम नहीं ले रहा तुम्हारा, तुम समझ गए तुमने क्या मैसेज किया। मॉलिक्यूल एक्सपैंड नहीं करता मॉलिक्यूल एक्सपैंड। तो ना वो कोशिश करता है एक्सपैंड करने की, ना वो करता है। मॉलिक्यूल कभी जिंदगी में एक्सपैंड नहीं करेगा। particles heated, collision frequency increases, hit on walls and increase air pressure। माज आंसर ठीक है, लेकिन मोमेंटम का जिक्र करो बेटा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मोमेंटम आया है। तो इसका जो रूट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ी, उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा, उससे फोर्स बढ़ी, उससे प्रेशर बढ़ा। तो स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, इस तरह लेके चलना। there is an increase in rate of change of momentum which is equal to force। yes यासिर, गुड, ये बात बिल्कुल मेंशन करनी है। volume increases because molecules gain energy and collide with more force, hence this extra force per unit area increases the pressure। अली वॉल्यूम इंक्रीजेस की बात अभी नहीं करो। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर वापस से कम हो सकता है ना, रेगुलेट होके। वॉल्यूम इंक्रीज की बात नहीं करो, मॉलिक्यूल्स की स्पीड के इंक्रीज होने की बात करो। शब जाहिर कहते हैं मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे कोलाइड मोर ऑफन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एक्सर्ट मोर फोर्स हेंस प्रेशर। ठीक है जाहिर, ये बात सब अच्छी है, बहुत अच्छा है, मोमेंटम का जिक्र जरूर करना। देखिए पार्टिकल्स इंक्रीज इन साइज, नेवर एवर, पार्टिकल्स कैन नॉट इंक्रीज इन साइज। कैन वी राइट गैस एक्सपैंड्स, गैस वांट्स टू एक्सपैंड, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ने की बात करो, गैस की एक्सपेंशन की नहीं। गैस जब एक्सपैंड करती है ना तो वो अपना प्रेशर गिराती है। पैसे देके सोडियम का मॉलिक्यूल देखने जाते हैं। अच्छा, I linked it with volume and temperature only and neglected pressure। I wrote particles have more kinetic energy, they move further away and volume increases।
हाँ, इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू द चेंज ऑफ हाइट ना। तुम्हारी बात दुरुस्त है बेटा, मैंने यहाँ पे अपना आंसर थोड़ा चेंज किया ना इस वजह से। लेकिन उसमें भी मेरे बच्चे प्रेशर इंक्रीज करने की बात करना, ताकि उससे फिर आगे वॉल्यूम के बढ़ने को रिलेट कर दे। सही है वर्दा? The particles gain kinetic energy and they are more effective collisions. More effective collision देखो, केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कि इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो रही है। तो इफेक्टिव का वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। बेटा नहीं लिखी होगी उसका रीजन ये, तुम पहले बच्चे हो ना जिसने इस बात को लिखना है। अब तुम्हारे सिलेबस में तो मोमेंटम आया है, पिछले वाले बैच में लिखे ही नहीं। मलाइका, इसमें एक्सपेंशन से रिलेटेड पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने फैब्रिकेट किया उसमें उसकी कोई नहीं। सना पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम थ्रेशोल्ड्स को आग लगाओ। रैंडम मोशन का बताएं, बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम बेटा जीसी आईजीसीएसई के अंदर था, लेकिन आपके जीसीएसई के अंदर नहीं हुआ करता। मेरे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल मोमेंटम की वीडियोस है। ओ सॉरी, ये लास्ट वाला पार्ट एक रह गया। Trapped air reaches a constant temperature that is greater than its initial temperature. Explain the change in H. वही पूरा मैनोमीटर लिंक हो रहा है, तो उसको हम रहने ही देते। यहाँ आ जाते हैं। कहता है एक्स-रे आर ट्रांसवर्स वेव्स that are part of the spectrum of waves. State in the name of the spectrum of waves that indicate X-rays. कौन सा स्पेक्ट्रम है जिसमें एक्स-रेज होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेहतरीन हो गया। क्या था? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। The number of waves passing a point per unit time. 2 मार्क का है तो मैं एक और बात लिख देता हूं, इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। कोई कहता है सर अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, सब ठीक है, सब करेक्ट है, कोई बुराई नहीं। बेहतर है मेरा मशवरा कि बेटा पर यूनिट टाइम का वर्ड यूज किया करो पर सेकंड की जगह, वो ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट तो हो जाएगा तुम्हारा पर सेकंड वाला मामला भी, लेकिन डेफिनेशन दे रहे हो ना, तो इसलिए पर यूनिट टाइम कहना ज्यादा अच्छी चीज है। नहीं है जकी, ये क्या लिख रहे हो तुम? फ्रीक्वेंसी इज लेस वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। अल्लाह ना करे ऐसी बातें नहीं लिखो, सीधा सीधा लिखो बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही होता है बेटा, वही कलेक्शन है वेव्स की। स्टेट द नेम ऑफ द वेव्स इन दिस स्पेक्ट्रम दैट हैव अ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। गामा। गामा रेज ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो सीरीज है ना पूरी, ये ऐसे चलती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और ये पूरी सीरीज तुम्हारे पास जो चलती है वो चलती है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की। तो एक्सरे से बड़ी किसी की फ्रीक्वेंसी है तो वो गामा है। कहते हैं एक्सरेज आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ब्रोकन बोन्स। एक्सप्लेन हाउ दिस इज डन। यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। मर्जी है आपकी, आप डायग्राम बनाना चाहेंगे। तो भाई एक्सरे किस तरह से होता है? देखो उसका तरीका ये होता है कि भाई एक्सरेज आर पास थ्रू द बोन एंड द टिश्यूज एज वेल। कि अगर आपके पास ये बोन में फ्रैक्चर था, सही है, तो आपका एक्सरे टिश्यू से भी गुजरता है और बोन से भी पास होने की कोशिश करता है। बोन एक्सरे अब्सॉर्ब कर लेती है, पता है, बोन इतनी डेंसिटी में होती है अच्छी कि एक्सरे बोन को क्रॉस करके नहीं जा पाता। लेकिन एक्सरे जो है ना सॉफ्ट टिश्यू से गुजर जाता है, जैसे आपके मसल्स वगैरह हो गए ना, इनमें से। नीचे आपने लगाई हुई होती है एक फोटोग्राफिक प्लेट, या आपकी जो एक्सरे शीट जैसे आप देखते हैं ना, अक्सर बंदे के एक्सरे पढ़ते हुए आपको एक शीट मिलती है, शीट पे देखते हैं उसके नीचे ये शीट लगी हुई होती है। ये शीट होती है एक्सरे सेंसिटिव। एक्सरे सेंसिटिव का मतलब जब इस पे आके एक्सरे स्ट्राइक करती है तो वहां से वो शीट काली पड़ जाती है, वरना वो पूरी सफेद होती है, वो ऐसी होती है जैसे आपका एक्सरे दिख रहा होता है आपको, व्हाइट। तो शीट व्हाइट होती है, लेकिन एक्सरे टकराने की वजह से वो शीट उन जगहों से ब्लैकन हो जाती है, और बोन वाले एरिया पे वो व्हाइट ही रहती है, क्योंकि बोन एक्सरे अब्सॉर्ब कर लेता है, वो पास ही नहीं होने देता एक्सरे। तो जब आप
एक्सरे शीट देखते हो तो जहां जहां से एक्सरे गुजर सकती थी, यानी वो फ्रैक्चर वाला एरिया भी वहां से एक्सरे गुजर जाती है और वो एरिया हो जाता है ब्लैक। बोन वाला एरिया रहता है व्हाइट। आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट से बंदे का फ्रैक्चर नजर आता है। तो इस बात का जवाब लिखने के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि बोन एब्जॉर्ब्स मोर एक्सरेज देन मसल, x-rays pass through muscle and the area of fracture and darken the area and darken the sheet from there. Rest stays white and a contrasting image is produced. सही भाई, बोन ज्यादा एब्जॉर्ब करती है मसल के मुकाबले में, एक्सरेज मसल से गुजर जाती हैं और उन जगहों से भी जहां पे फ्रैक्चर होता है और स्क्रीन को कर देती हैं ब्लैक। उसके बाद जो एरिया आपके पास कह लो कि बोन वाला था वहां से एक्सरे नहीं गुजरती, वो एरिया वाइट रहता है और आपके पास एक कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होकर सामने आ जाता है। उसके बाद कहते हैं एक्सरेज आर नॉट यूज्ड इन प्रीनेटल स्कैनिंग। व्हाई? एक्सरे प्रीनेटल स्कैनिंग के लिए क्यों यूज नहीं होती भाई? एक्सरेज आर हार्मफुल, दे कैन डैमेज द बेबी। एक्सरेज आर हार्मफुल, they can damage the unborn baby inside. अगर आप आगे वाली बात नहीं भी लिखते तो अभी एक्सरे आप लिख सकते हो। उसके लिए जब ये अल्ट्रासाउंड वगैरह यूज करते हैं ना, प्रीनेटल का मतलब होता है मेरे बच्चे आपके पास बिफोर बर्थ जो बेबी की इवैल्यूएशन के लिए अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं, तो आप बोलते हैं प्रीनेटल, टू ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। यस एग्जैक्टली। आप लोगों के कुछ सवालात थे, वो जरा मैं देख लेता हूँ। ये हो गया, शीट मेरे बच्चे नीचे रखी हुई होती है, फिर बीच में बोन आपका हाथ होता है और उसके ऊपर एक्सरे की मशीन होती है। तो ये तो मैंने बना भी दिया तो हो गया होगा। से बताएं सही है। ट्रांसवर्स वेव्स आर सेंट बैक टू द बॉडी एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द वेव। ये क्या बना रहे हो? सेंड बैक, सेंड टू बॉडी एंड रिफ्लेक्ट बैक द वेव्स। नहीं माज, ये बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड सा लिखा हुआ है और इसमें एक्सरे में रिफ्लेक्शन नहीं होती बेटा, एक्सरे ट्रांसमिशन से पैदा होता है, रिफ्लेक्शन से नहीं। माइनर क्रैक भी मेरे बच्चे एक्सरे में आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से फ्रैक्चर्स डिटेक्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते सर। इसके इतना करते हैं तो मैंने लिखवा दिया। खैर, एक्सरे प्लास्टर को भी क्रॉस कर सकती है। एक्सरे प्लास्टर को, एक्सरे प्लास्टर को मुश्किल है मेरे ख्याल से, प्लास्टर पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, मेरे ख्याल से नहीं कर सकती एक्सरे प्लास्टर को, आई बिलीव। ये तो देखो एक्सरे का आ गया तो तुम्हें सिखा दिया, इसके अलावा वैसे आता नहीं है। ये एक आ गया तो तुम्हारा एक फायदा हो गया ना, सीख लिया तुमने। अल्ट्रासाउंड को मेरे बच्चे वो रिफ्लेक्ट करती है। अल्ट्रासाउंड हमेशा रिफ्लेक्शन से पैदा होता है। अल्ट्रासाउंड में जैसे तुम्हारे पास हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ना कि अल्ट्रासाउंड वेव जाती है बॉडी से, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसकी रिफ्लेक्शन से और उसकी टाइम से आप पता लगाते हो कि भाई अंदर सरफेस कैसी थी। वो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन पे काम करती है, एक्सरे ट्रांसमिशन पे करती है, एक्सरे आर पार होके जाती है। नहीं बेटा, एक्सरे कभी भी रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेगी, कभी भी एक्सरे की रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेगी। नहीं बढ़ता, इसमें वेवलेंथ वाली बात लिखने की जरूरत थोड़ी है। उसने तो पूछा एक्सरे क्यों यूज नहीं कर रहे, तुम बोलो भाई खतरनाक होती, हार्मफुल। तो गामा रेज इस्तेमाल ना कर देना भाई, बंदे को मार दोगे गामा रेज से तुम एवेल्यूएशन कर रहे हो। फ्रैक्चर्स के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे बॉडी में से पास कराने के लिए। तो एक बहुत कंट्रोल्ड क्वांटिटी के अंदर ह्यूमन बॉडी को एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है। हम तो चलो बेयर कर सकते हैं ना, लेकिन बच्चा थोड़ी छोटा वाला वो बेयर कर सकता।
ये अनबॉर्न है, वो तो बहुत सेंसिटिव होता है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, उसको बोलते हैं। Yes, Anas, you have to remember the order of the gamma rays and the X-rays and the ultraviolet and the visible light. साथ हो सकता है कुछ और, क्या नई टेक्निक हो बेटा, वो मेरे इल्म में नहीं है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। या सर इसका तो अब मैं खुद भी कुछ जवाब नहीं दे सकता बेटा। एट एक्सेल बोर्ड के देखो, कुछ क्वेश्चंस मिल जाए शायद। अब वो बोलते हैं फिगर 5.1 is a diagram that shows the number of particles in a charged atom of beryllium. सही है भाई। The charge on an electron is -1.6. The charge on the ion is 3.2 का positive. All right. Deduce from the charge on the ion the number of protons in the nucleus. देखो +2 का चार्ज का मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तुम्हारे, यानी आपके बेरिलियम में होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें होनी भी चाहिए था 4 प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास अभी जो हो गए वो हो गए 4। अब इसमें क्या वर्किंग शो की जाए, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो कि भाई 3.2 एक्सपोनेंट -19 को आप चाहें तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करें, आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब भाई ये मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स वर लॉस्ट। दिस मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास, 2 अभी थे, 2 लूज हो गए, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। मींस प्रोटॉन्स भी कितने होंगे भाई आपके पास, 4 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब आपसे वो कहते हैं, ये वैसे तो तुम लोग जनरली भी कर सकते हो ना, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये जो +3.2 एक्सपोनेंट -19 आ रहा है, इट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, मतलब दिस इज लाइक -1, दिस इज लाइक -1 ना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। और तुम्हारे आयन हुआ है +2 का, तो +2 के आयन का मतलब यही हुआ ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आखिरी शेल में 2 और होने चाहिए थे, वो 2 लूज हो चुके हैं तुम्हारे पास। तो आपके पास टोटल एटम के अंदर एक न्यूट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी होते। इस वजह से हमने कहा कि भाई आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस वक्त 4 होंगे इसके। और ये तुम देख भी सकते हो, 1 2 3 और 4, ये वेरीफाई हो गया तुम्हारे पास, यहाँ 4 ये वाले पार्टिकल्स। फिर कहते हैं राइट डाउन द न्यूक्लियोटाइड नोटेशन, द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज्ड एटम। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड नोटेशन, द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज्ड एटम। अब इसका बेरिलियम है, उसका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर लिखना है बेटा आपने, और कुछ भी नहीं करना। चार्ज्ड एटम का लिखना है ना, तो इसका मतलब आपका प्रोटॉन नंबर इसका 4। मास नंबर के लिए बेटा, मास नंबर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आते हैं, तो 4 प्रोटॉन्स हैं और 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स, तो 4 और 5 मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए 9। और चार्ज्ड एटम की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये 2+ का आयन है, तो आपने इसके ऊपर 2+ का चार्ज भी लगाया हुआ है। फिर कहता है द आइसोटोप इन फिगर 5.1 इज ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ बेरिलियम। एक्सप्लेन व्हाट इज द टर्म आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में कहेंगे भाई, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element with same number of protons but different number of neutrons. ये आपके बेसिक आइसोटोप की डेफिनेशन हो गई। देन कहते हैं एक्सप्लेन व्हाट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम एस्केपिंग। भाई किस वजह से इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर रहे, तो आपको याद होगा the nucleus being positive charged, the nucleus being positively charged due to protons in it attracts the electrons in the shell और 2 मार्क का है तो लिखिएगा बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
बल्कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में चाहूंगा हम, आप अगर इसको वाज़ेह करना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब मैं आप लोगों का सवाल देख लेता हूं, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। सर आर सीटी स्कैन एंड एमआरआई आल्सो एक्सरेज? सीटी स्कैन और एमआरआई, एमआरआई के अंदर नहीं, सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल जरूर है। सर नहीं समझ आया सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला? बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, ये एक सिंपल सी लॉजिक थी, ये अक्लमंदी का तगादा लगाते हुए आपने करना था। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने आपको दे रखा है और ओवरऑल चार्ज आपको बता दिया है कि भाई एटम पे इतना चार्ज आया। आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन का पता है और एटम पे इतना चार्ज आया हुआ है, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपसे खो चुके हों, जिसको अगर आप नहीं जानते तो यूनिटरी मेथड लगा के भी बोल सकते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 1.6 का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ये 3.2 का चार्ज हो। तो जब आप सॉल्व करते तो आपको पता चलता है दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपसे लूज हुए। कैसे पता चला लूज हुए? भाई प्लस का चार्ज। अब इतनी केमिस्ट्री तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम सबको ही आती होगी, वरना केमिस्ट्री का पेपर देने मत जाना भाई। तो आपके पास यहाँ पे +2 का चार्ज आ गया। +2 के चार्ज ने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरे इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। बेसिक केमिस्ट्री। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, 2 ऑलरेडी थे, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस न्यूट्रल एटम के अंदर। और एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज 4 तो प्रोटॉन भी 4 ही होंगे उसके अंदर, जो मुझे डायग्राम के अंदर वो जो कलरलेस सर्कल्स हैं उससे कंफर्म भी हो रहा है। जब मेरे ख्याल से सबका यही पार्ट का सवाल था तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर लिया। आई होप इसमें आप किसी को मसला नहीं होगा। Do isotopes also have same electrons? Yes, isotopes have the same electrons मेरे बच्चे। 5 एक मार्क कटेगा क्योंकि वो बोल रहा है श्योर यूर वर्किंग। जो तुम उसकी बात नहीं मानेंगे तो मार्क कटेगा ना वो। बस इसमें केमिस्ट्री क्यों आ गई, हमें भी बहुत दुख होता था इस बात। बराबर आ गई, अब क्या करें। तो भाई ये पार्ट ए अगर अभी भी किसी के जहन में मुश्किल हो रही है तो बता दे, मैं दोबारा कोशिश कर लूंगा किसी वजह से किसी तरीके से इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की। न्यूक्लियन नंबर तो सना तमाम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का सम होता है ना, वो गिन लो टोटल पार्टिकल जो उसने डायग्राम में बनाए हुए। है ना, चार्ज माइनस में इलेक्ट्रॉन का, उसने जो तुम्हें चार्ज दिया है ना 3.2 वाला, वो 3.2 वाला चार्ज तुम्हारे एटम पे। तुम्हें अगर याद हो एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव आयन कब बनता है, पॉजिटिव आयन कब बनता है एटम? एक एटम का पॉजिटिव आयन बनने का मामला कैसे होता है आप लोग बताइए, जो इसमें परेशान है मैं चाह रहा हूं उनसे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहूंगा। एक एटम पॉजिटिव आयन कब बनता है, क्या होता है उसके साथ? लूज करके इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस पे जो आयन पे चार्ज आया हुआ है वो आ रहा है +3.2 एक्सपोनेंट -19। अब ये समझ नहीं आ रहा यार ये क्या है, ये हमने तो आज तक कभी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं देखा। 1.2 एक्सपोनेंट 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ये तो कभी नहीं सीखा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल चार्ज जो कूलम्स में था। तुम लोग जो सीखते हो मेरे बच्चों वो सीखते हो +1 +2 +3 -1 -2 -3। तुम लोग सीखते हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। इस बात को पता करने के लिए मैंने बोला कि मैंने बोला देखो यार एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और अभी इतना आया हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे मैं यूनिटरी से निकाल सकता हूं। ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज। तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, मैंने बोला चलो डिवाइड करो इस चार्ज को इस वैल्यू से, एक की वैल्यू से, टोटल चार्ज को एक की वैल्यू से डिवाइड करो, पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स खोए इसने। तो पता चला भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब ये पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, बस उसके बाद क्या मुश्किल, आप समझ गए। अच्छा इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 ही प्रोटॉन्स थे। अरे गिनती करोगे कैसे, तुम्हें क्या पता कौन सी इसमें से कौन सा प्रोटॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं जरा।
और अगर अभी भी किसी को मसला है तो भाई वो एक फॉर्मूला रट ले, क्योंकि यूनिटरी मेथड तुम लोगों को मसला करता है Q इक्वल्स एनी, तो फॉर्मूला रट ले बस कि इसमें रखे टोटल चार्ज, इसमें रखे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और पता कर ले n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन उससे लूज हुए, बाकी सारा काम आसान। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दैट आर मैग्नेटिक फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉन मैग्नेटिक। फिगर 6.1 shows the electromagnetic suspended from the arm of the crane। ठीक है, state the name of the metal from which the core of the electromagnet is made। कोर बनता है आयरन से, क्योंकि तुम्हें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करना होता है बेटा। फिर कहता है the electromagnet is powered by a 220 volt DC power supply। The electromagnet is switched on and the current in the circuit is 39 ampere। ओह बहुत हैवी। Calculate the power transferred to the electromagnet। पावर निकालनी है बेटा, वोल्टेज करंट देके जो पावर पूछ ले आपसे, उसका मतलब पावर इक्वल्स आई भी लगेगा। 39 एम्पेयर का करंट, 220 का वोल्टेज, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20 इंटू 39, 8580 वाट। पावर वॉट्स में होती है ना, आप इसको चाहे 8600 वाट भी लिख सकते, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले वजह से। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते, एक्सेप्टेड दोनों है, दोनों से आप परेशान नहीं होइएगा। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंशन सॉफ्टवेयर, आप आयरन लिख दे बहुत है। The DC supply is a set of batteries। The batteries power the electromagnet for 4.5 hours before they need to be replaced। Calculate the charge driven around the complete circuit in this time। चार्ज चाहिए भाई, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल IT, करंट वाला फॉर्मूला जो है। तो मेरे बच्चे 39 एम्पियर का करंट चल रहा था तुम्हारे सर्किट में, और 4.5 आवर्स इसको करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो भाई 4.5 आवर्स को मिनट में करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मिनट्स को सेकंड्स में करूं तो एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से मुझे क्यू मिल जाना है यहाँ 39 इंटू 4.5 इंटू 60 इंटू 60 यानी 3600। माशाल्लाह भाई 3631800। कोई चाहे तो इसको एक्सपेरिमेंट में लिख सकता है 6.3 एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 कूलम्स, इतना सारा चार्ज आपका पास। फॉर्मूले की यूनिट याद नहीं होते बेटा, क्वांटिटी का यूनिट याद होता। चार्ज कैसा यूनिट क्या है, करंट कैसा यूनिट क्या है, टाइम का क्या है, ये सब होता है। और राउंड ऑफ के बगैर लिखने में कोई बुराई नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। राउंड ऑफ ना करो तो तुम्हारा मार्क नहीं कटेगा बेटा, अभी ओ लेवल्स में तुम्हें इजाजत है। राउंड ऑफ करने की रिकमेंडेशन ये है कि वो प्रेफर्ड है एग्जामिनर की तरफ से। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बेटा ए स्टार तो आ जाता है, लेकिन डिस्टिंक्शन भी उसी बच्चे की आती है जिसने ए स्टार मारा हुआ होता है। तो एक ए स्टार वाले और डिस्टिंक्शन वाले में कोई तो फर्क होगा ना। ए स्टार अगर लिया है किसी ने तो उसका मतलब ठीक है यार, और ऐसी बात भी नहीं है कि एक ही नंबर दो बच्चे ना ले सके। अब मिसाल देता हूँ 145 में से 143 पे ए स्टार था या 140 पे ए स्टार था, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि पूरे दुनिया के अंदर या पूरे पाकिस्तान में एक ही बच्चा होगा जो उसके 144 आए हुए होंगे या 143 या 141? एक से ज्यादा हो सकते हैं ना भाई, पढ़ने वाले तो बहुत सारे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर देखता है, वो बोलता है इसको पूरी चीज पता है तो इसलिए मार्क देता है। वरना भाई अगर आप 631800 भी लिख दो उसका मार्क नहीं कटेगा। आप वैल्यू से लिख रहे हो ना, वो बोलेगा भाई ठीक है बच्चे ने वैल्यू सही लिखी है। Although on a very cold morning when the electromagnet is first switched on, the current is greater than 39 amperes before decreasing to the usual value। Explain why the current is greater than 39 amperes। A very cold morning में क्या है भाई? बिल्कुल ठंडे होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से रेजिस्टेंस थी कम, रेजिस्टेंस थी कम तो करंट था ज्यादा। ड्यू टू लो टेम्परेचर resistance was less
so current was more. नहीं, रेजिस्टेंस कम थी इसलिए करंट ज्यादा था। बाद में क्या हुआ, जब करंट पास हुआ होगा उसमें से वो दोबारा हीट अप हो गया होगा, आ गया होगा। अनस कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम, अल्लाह माफ करे। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन सिर्फ थर्मिस्टर में होता था, नॉर्मल वायर्स में नहीं। नॉर्मल वायर में इनका डायरेक्ट रिलेशन चलता है कि अगर चीज ठंडी होगी तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी कम होगी, वो गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। नहीं बेटा वर्दा, एनर्जी लॉस का जिक्र नहीं करेंगे इसमें। ना ना, ये सब चीजें लिखने की जरूरत थोड़ी है, सिंपल सा लिखो भाई। इतना कौन इलेक्ट्रॉन कोलाइड लेस और ये लेस वो लेस, नहीं भैया, 2 लाइनें दिए, 1 मार्क दिया। नहीं, वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, वोल्टेज उतना ही है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को धक्का वही मिल रहा है। रेजिस्टेंस रास्ते में कम थी तो करंट ज्यादा बन गया। वोल्टेज अपनी जगह उतना ही है, वो तो बैटरी का है ना। अच्छा भाई, अब हंसते खेलते बच्चों का एक सवाल। ठीक है, 7.1 show the child sitting on a sledge on a snow covered hill of a constant slope. ओके, दीवार की तरफ जा रहा है, ये लगेगी इसके जोरदार। कहते हैं टाइम t equals 0 the child and the sledge begin to move down the hill in a straight line. When the child sees a wall ahead, he applies the brakes. Okay, the child and sledge continue to travel in a straight line until they come to stop before hitting the wall. All right, ग्राफ बना के दिखाया भाई उन्होंने। स्पीड टाइम ग्राफ है, याद रखना बेटा, इसके ग्रेडियंट में एक्सेलरेशन है। तो तुम देखो शुरू में ग्रेडियंट है ज्यादा, एक्सेलरेशन थी ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, तुम देखो स्लोप कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, इवेंचुअली हॉरिजॉन्टल हो गया भाई, स्लोप 0 हो गया था, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज होते हुए 0 हुई। यहां पे अप्लाई हुआ होगा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद एकदम से स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुई। देखते हैं सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे। बोलते द ब्रेक इज अप्लाइड व्हेन t equal 26 seconds on figure 7.2. Figure 7.2 shows the speed of the child and the sledge varies over the whole journey. Explain why between z0 and 26 seconds the speed varies in the way shown in the graph. एक्सप्लेन करने को बोलने के बाद 0 से 26 सेकंड्स तक ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसे स्पीड क्यों चेंज हुई, यानी स्पीड बढ़ी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट में, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में, क्यों? तो भाई इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बतानी है आपने बातें। आपको पता है शुरुआत में तो रेजिस्टेंस होगी नहीं, अभी तो स्पीड बढ़ना शुरू होगी, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो अब आपका ऑब्जेक्ट डिसेलरेट बोल रहा हूँ, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा नीचे तो वो अपने वेट की वजह से आ रहा है, तो उसको चलाने वाली फॉरवर्ड फोर्स तो फिक्स्ड है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है ना बेटा, वो बढ़ते जा रही है, स्पीड बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस और कुछ हद तक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम और एक्सेलरेशन कम हो रही है। बिल्कुल वैसे जैसे स्काई डाइवर का केस हो। और एक वक्त आएगा जब आपके पास ये ड्राइविंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस तुम्हारी इक्वल हो जाएगी, उस वक्त वो आ जाएगा कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं ग्राफ देखूं तो हाँ, मुझे थोड़ी देर तक वो टर्मिनल स्पीड पे नजर आया है, 2 सेकंड के लिए ही सही मुझे ग्राफ हॉरिजॉन्टल नजर आया है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई रीच हो गई थी उसकी टर्मिनल स्पीड। लेकिन अगर कोई नहीं भी जिक्र करता तो मसला नहीं। और फ्रिक्शन की भी बात करो तो कह सकते हो, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जरूर करना, क्योंकि बेटा स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ा करती है, फ्रिक्शन नहीं। स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो उसका अगर मैं जवाब लिखूं 3 मार्क के लिए, तो जवाब कुछ ऐसा बनेगा,
इस तरह से हम अपना आंसर फैब्रिकेट कर सकते हैं। जब तक मैं आपके भी आंसर्स पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, स्पीड टाइम ग्राफ में कर्व और स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देख के। क्या मतलब कर्व और स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा? कर्व कर्व की तरह दिखेगा, लाइन लाइन की तरह दिखेगी। सर फ्रिक्शन क्यों बढ़ती है? फ्रिक्शन नहीं बढ़ती, मैं ये तो बढ़ता उसके बजाय फ्रिक्शन जो है ना वो सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करती है। तो सरफेस की रफनेस तो सेम ही है, चलने से सरफेस स्मूथ थोड़ी हो जाएगी। As kid is going down the hill at t equals 0, he is in increasing speed with constant acceleration. But as he goes down, but at t equals 4, the air resistance start to act. नहीं बेटा, air resistance तो t equals 0.1 से ही शुरू हो गई थी, स्पीड आते ही air resistance आना शुरू हो जाती है। तो acts resistance starts to act backward, and soon the speed becomes constant as the forward and backward force becomes equal. इसमें एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने का जिक्र नहीं किया बेटा अनस आपने, तो इस पे शायद पूरा मार्क ना मिल सके आपको। अच्छा, जकी का आंसर आया हुआ है, एट द बिगिनिंग द चाइल्ड एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट एज स्पीड इंक्रीजेस आफ्टर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। Moreover, the friction acts on the sledge, eventually reaching zero net force and a constant speed at t equal 22.4. Speed remains constant till t equal 26. जकी बहुत अच्छा आंसर है, वेल डन बेटा। Are the papers are the papers rechecked or checked by one person and meant to recheck? I do not get what you're saying मेरे बच्चे। टर्मिनल वेलोसिटी का मार्क मेरे ख्याल से तो यहाँ पे नहीं होना, बहुत कम टाइम के लिए ना वहां पे। हाँ बेटा सही, तुम्हारा आंसर तो मैंने बता दिया ना, इट्स वेरी गुड आंसर। नहीं नहीं नहीं, इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड के बराबर सिर्फ तब होती है जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली गिरता है, वरना नहीं होती। एक वर्टिकली गिरते हुए यानी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की होती है आपकी एक्सेलरेशन 9.81 के बराबर। जकी का आंसर शेयर कर दें हम? अच्छा भाई, जकी का आंसर हम शेयर कर देते हैं, तो बताइए भाई। हम जरा एवरीवन के साथ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आपको, ये है आंसर जकी का जो इन्होंने में भेजा। तो ये अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, काफी काफी डिटेल्ड आंसर लिखा है, इसमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ये सामने एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और फ्रिक्शन नहीं बढ़ती, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है। क्या बात है आंसर? एप बोलते हैं भाई एट t equal 26 the front of the sledge is 35 meters from the wall. Oh, determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. ब्रेकिंग के वक्त 35 मीटर का फासला था, जब वो रुक गया आके तो बताओ कितना दूर रह गया होगा। अब देखो ये है, मैं मिसाल देता हूँ भाई, ये है दीवार, फॉर इंस्टेंस ये वॉल, वो यहाँ था 35 मीटर जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपके पास यहाँ पे शुरू होगी बे ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग में मामला क्या होगा भाई, आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ आपको निकालना, ये वाला एरिया निकालें जिसको ब्रेक करने के वक्त अप्लाई हुआ। अब इस एरिया के लिए आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके एरिया से डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलता है, अपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल। तो अगर बेस देखें तो 26 से 30, यानी बेस हो गया 4 ट्राइंगल का, और हाइट हो गई है 12 13 14, नहीं 12 14 यहाँ है, 14.4 14.8 15.2, जो हो गया है 15.2। तो मैं इससे निकाल सकता हूं कि उसने ब्रेकिंग करते हुए ट्रेवल कितना किया, 30.4 मीटर्स। वो इतना ट्रेवल कर चुका है।
सही, मतलब आप इसका अंदाजा लगाइए कि यहाँ से ब्रेक लगाते लगाते 30.4 मीटर्स ट्रेवल कर गया था, यहाँ आके रुका। आपसे पूछ रहे भाई कितना दूर रुका, कितना दूर रुका इस जगह से, दीवार से क्या फासला था इसका। तो आप 35 में से 30.4 कर दो सब्ट्रैक्ट, भाई 4.6 मीटर्स के फासले पे वो इवेंचुअली आके रुक गया हो। अब आपका एक सवाल देख लेते हैं, पिछला पार्ट एक्सप्लेन कर दें साथ। पिछले पार्ट में बेटा कुछ भी नहीं है, वो जैसे नीचे राइड होता हुआ आ रहा है उस पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिससे उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही थी, और एक्सेलरेशन कम होते 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 एक वक्त आया जब एयर रेजिस्टेंस इतनी हो गई कि फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल हो गई, कांस्टेंट स्पीड अचीव कर ली। जैसे कि आपके पास फ्री फॉलिंग बॉडी में होता है, छलांग लगाई तो स्पीड बढ़ना शुरू हुई, फिर एक्सेलरेशन कम होती गई, स्पीड तो बढ़ रही थी लेकिन एक्सेलरेशन कम होती गई और इवेंचुअली जीरो हो गई। बेटा इसमें आपने क्या किया, वो आपसे पूछ रहा है दीवार से वो 35 मीटर्स दूर था जब उसने ब्रेकिंग शुरू की, बताओ दीवार से कितने दूर पहले रुक गए। तो मैंने अपने ट्राइंगल को देखा, एरिया अंडर द ग्राफ से ये पता कर लिया कि वो ब्रेक लगाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। तो पता ये चला भाई ब्रेकिंग करते हुए उसने 30.4 मीटर्स ट्रैवल किया। जब से ब्रेक लगाना शुरू किया और जब तक वो रुका नहीं तब तक 30.4 मीटर्स ट्रैवल कर गया। 35 मीटर दूर था, 30.4 ट्रैवल कर गया, तो भाई कितना दूर रह गया, 4.6 मीटर्स दूर रह गया। बिल्कुल भाई 30.4 इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस था, ना जीरो एक्सेलरेशन बिल्कुल आखिर में हुई थी बेटा। अब कहता है एट t equal 26 द चाइल्ड एंड स्लेज बिगिन टू डिसेलरेट। साइज ऑफ डिसेलरेशन बताओ, साइज से मतलब है वैल्यू, कह रहा है वैल्यू दे दो मुझे। अब देखो ग्राफ स्पीड टाइम का है, स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से मिलती है डिसेलरेशन। आप क्या करो, आप अपने ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लो। आप गए ग्राफ पे, डिसेलरेशन 26 से लेके 30 सेकेंड्स तक होती है। दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कीजिए, एक तो हम बोलेंगे यही यूज कर ले भाई 26 और 15.2, दूसरा ये यूज कर ले भाई 30 एंड 0। निकाल लीजिए ग्रेडियंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 15.2 माइनस 0, 26 माइनस 30। कोई मुझे बोलता है कि सर वो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज कर सकते, a इक्वल मी माइनस यू ओवर टी। बिल्कुल कर सकते हैं, फाइनल रखिएगा 0, इनिशियल रखिएगा 15.2 और टाइम इंटरवल डालिएगा 4 सेकंड्स का। दोनों तरीकों से आंसर एक ही निकलेगा आपको, भले आप ग्रेडियंट से निकालें या फिर ऐसे निकालें, -3.8। तो ये आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से अपनी इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसको सिर्फ वैल्यू से मतलब था, तो बोला ना डिटरमिन द साइज, उसको सिर्फ वैल्यू से मतलब है। वो लिख भी रहा है डिसेलरेशन इक्वल टू, तो आप बस 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा, बाकी माइनस के झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद बोलता है द मास ऑफ द चाइल्ड इज 46 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द स्लेज इज 9। क्या भाई, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चाइल्ड एंड द स्लेज एज दे डिसेलरेट। अब देखो डेटा देखो, मास देते हैं आपको, फोर्स पूछ रहे हैं और डिसेलरेशन का जिक्र चल रहा है। डेटा एफ नेट इक्वल्स एम ए की तरफ इशारा कर रहा है। आप रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, दोनों का मास मिला लो अगर, चाइल्ड का और स्लेज का, तो 46 प्लस 9 55 किलोग्राम। डिसेलरेशन उसकी -3.8 थी, तो 46 प्लस 9 इंटू -3.8,
बेटा आ रही है -209 न्यूटन। आप इसको माइनस साइन के साथ लिखें वो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक। साथ क्या हो गया तुम्हें आज भाई? ये तो है, आगे वागे तो नहीं हो? ग्रेडियंट के पॉइंट्स फार अवे वाले लेते हैं, लेकिन वो एटीपी के लिए है ज्यादा, थ्योरी के लिए इतना मसला नहीं है। कोई भी दो अच्छे कोऑर्डिनेट ले लो। बेटा डिसेलरेट कर रहा है तो फोर्स बैकवर्ड ही लग रही होगी ना, आगे लगती तो स्पीड बढ़ती। जी बेटा कंबाइंड मास यूज करने का आपको मामला करना है। सवाल में बेटा उसने ब्रेकिंग लगाई है ना आपके पास, तो ब्रेकिंग करने में उसने मुझे बोला मुझे डिसेलरेशन दे दो। अब डिसेलरेशन तो स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से मिल जाती है, मैं ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लिया जब वो डिसेलरेट कर रहा था। P2 इंपॉर्टेंट या P1? P2 इंपॉर्टेंट है भाई, वेटेज ज्यादा है उसकी। कहता है स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस एट द चाइल्ड एंड द स्लेज डिसेलरेट। जब वो स्लो डाउन हो रहा है तो बताओ एनर्जी ट्रांसफर कौन सा चल रहा है? अब देखो बेटा तुम्हारा स्लेज आ रहा है ऊपर से नीचे, सही है, लाजी बात है। वो पोटेंशियल एनर्जी भी लूज कर रहा है और वो काइनेटिक एनर्जी भी लूज कर रहा है, वो दोनों लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि एक तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से वो स्लो डाउन भी हो रहा है। अब कहोगे भाई both potential energy and kinetic energy is lost as heat. खाली के टू हीट लिखोगे तो बेटा फिर एक मार्क वाला मसला आ जाएगा ना, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों का जिक्र कर लेना तो बेहतर है। हीट मेरे बच्चे खुबैब, हीट एनर्जी, हीट हीट HEAT हीट। नहीं बेटा अनस उसने सिर्फ डिसेलरेशन के वक्त की बात की, साउंड इतना मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं होता ना बेटा। हाँ कन्वर्टेड टू का वर्ड यूज करना चाहो तो बिल्कुल कह सकते हो। कहता है t equal 26 seconds when the brake is first applied, the child jerks forward on the sledge. Explain why. इसलिए the child had inertia which wants it to stay in motion. सही, उसका मास उसकी वजह से उसका इनर्शिया था, और इनर्शिया जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करता है। नहीं स्लेज रुका नहीं है, जैसी ब्रेक लगाना शुरू किया उस वक्त उसको जर्क फील हुआ ना, तो इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि ब्रेक स्लेज पे लगा है, बंदे पे थोड़ी लगा। तो बंदा चलना चाह रहा है और स्लेज उसे रोक, स्लेज रुका। खूब आप कह सकते हो भाई। यस सफा, द मास ऑफ द बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन, बिल्कुल कहा जाता है। इनर्शिया मेरे बच्चे जकी एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है। हर वो चीज जिसमें मास होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को अपने स्टेट को रिटेन करे, वो रुका हुआ है तो रुका रहे, चल रहा था तो चलता रहे। इस चीज को इनर्शिया कहते हैं। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो उसमें रेजिस्टेंस दिखाता है, तभी तो फोर्स का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अगर इनर्शिया नाम की कोई चीज नहीं होती तो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कि अगर अभी किसी चीज को चलने में मुश्किल आती ही नहीं तो फिर धक्का लगाने की जरूरत क्या पड़ती, इशारे पे चीज चलती, इशारे पे रुकती। इनर्शिया का कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है बेटा, इनर्शिया का वर्ड ही यूज होगा।
हाँ नहीं, हाशिया इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जरूर दे। थर्ड लॉ नहीं लगता इसमें, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है। पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगले दो सवाल अटेम्प्ट करेंगे। अब कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास लेंस. The beam is perpendicular to the lens as shown in figure 8.1. The dashed line indicates the position of the lens. Center of the lens is dot C. The lens is a diverging lens. Okay. On figure 8.1, indicate the shape of the lens by drawing the outline of the lens around the dashed line. Diverging lens की जो shape होती है वो कुछ ऐसी होती है. आपने ग्राफ बनाना है, कोई बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ नहीं बनाना. कॉनकेव लेंस आपने बना देना है यहाँ. Draw the path taken by the ray of light after it passes through the lens. Each ray of light का आप बनाइए तो देखें सी वाली लाइट तो सीधी गुजर जाए, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो बेंड नहीं होती भाई. लेकिन अगर आपको याद हो तो जो लाइट रेज आपके पास पैरेलल आती हैं वो ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि मानो फोकस से आ रही. अब आप बोलेंगे सर फोकस तो है ही नहीं यहाँ पे, आपको कैसे पता आप कहाँ से बनाएंगे? तो देखिए बेटा, आपको एक रैंडम डायरेक्शन दिखानी है. तो बस आपको डाइवर्जिंग शो करने के लिए आप किसी भी पॉइंट को अपना फोकस मान लीजिएगा, सही है, और वहां से लाइट रेज बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हुए दिखाई. इसमें वो बच्चा परेशान होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि डाइवर्जिंग लेंस में रे डायग्राम कैसे बनते. तो आप अपने नोट्स वगैरह को देखिएगा, हमने आपको सिखाए थे डाइवर्जिंग लेंस के केस में रे डायग्राम कैसे बनती थी. क्योंकि कन्वर्जिंग में तो लाइट रेज कन्वर्ज होती थी ना, फोकस से गुजरती थी. डाइवर्जिंग में मैंने कहा था कि लाइट रेज ऐसे पास होती हैं, ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि मानो जैसे किसी एक कॉमन पॉइंट से निकलती भी आ रही, यानी फोकस से निकलती भी आ रही. तो मैंने रैंडमली लेंस का एक फोकस अज्यूम कर लिया और उस जगह से लाइट रे को बाहर जाते हुए शो कर दिया. पीछे डॉटेड रखा है मैंने, आप समझ सकते होंगे क्यों रखा है डॉटेड मैंने. डॉटेड रखने की वजह यह है कि भाई आपके पास जो लाइट रेज आगे गई हैं वो पीछे से नहीं आ रही हैं, मतलब दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम हियर. आई जस्ट ड्रू देम बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि बेटा दे आर कमिंग एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. वरना तो लाइट रे यूं आई और ऐसे गई. अगर आप ये डॉटेड नहीं भी बनाते हैं तो आपका मार्क गलत नहीं होता, आपको मार्क मिलता. डाइवर्जिंग फ्रॉम सेंटर ठीक है, वोंट बी यूज अदर रेस, नहीं वर्दा यही लाइट रेस यूज करनी थी सर. लेकिन ये बैक वाली डॉटेड लाइन बनाना जरूरी तो नहीं है. आपको जवाब मिल गया होगा इसका. नेसेसरी टू ड्रॉ इमेजिनरी रेस डॉटेड. वो मैप तुम्हें भी इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा. अभी मैंने इस बात का ही जिक्र किया था कि डॉटेड लाइन बनाना जरूरी नहीं है, नहीं भी बनाते तो भी खैर. अब कहता है डाइवर्जिंग लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस. बिल्कुल भाई. Figure 8.2 is a simplified diagram of a short-sighted eye. Light from the distant object strikes the eye lens and enters the eye. On figure 8.2, continued three rays of in the eye until they reach the back of the eye. Short-sighted में मैंने तुम्हें सिखाया था मेरे बच्चों कि light rays converge at short distance from the lens. तो हमने क्या करना है, लाइट रेस को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करवा देना है. लाइट रेस कन्वर्ज एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसे. ये वाला माम. अच्छा, कहीं पे भी कन्वर्ज करवा दीजिएगा, इसकी कोई वो नहीं है कि आपने बिल्कुल यहीं पे करवाना है, बीच में कोई बोला सर यहाँ करवा दूं, कोई मसला नहीं, बस रेटिना से पहले कन्वर्ज करवा. अब कहते हैं स्टेट हाउ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बाय नॉर्मल आई डिफरेंस फ्रॉम द इमेज डिटेक्टेड बाय शॉर्ट साइटेड आई. तो भाई आप
जो हम सब हैं, हम तो हैं शॉर्ट साइटेड, बहुत सारे जो चश्मा लगाते हैं, तो लाइट रेज जो है वो ब्लड, इमेज ब्लड बनती है। इमेज इज ब्लर्ड फॉर शॉर्ट साइटेड but sharp for normal eye. शॉर्ट साइटेड के लिए ब्लड, नॉर्मल आई के लिए बिल्कुल ठीक दिखेगा। एटीपी वाली वाइब आ रही है। शॉर्ट साइटेड में लाइट रेज शॉर्ट डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो जाती है ना, आपके रेटिना पे नहीं मिलती। लॉन्ग साइटेड में लाइट रेज कन्वर्ज ही नहीं हो पाती है और रेटिना आ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कन्वर्ज होती है। एक में शॉर्ट साइटेड में बंदे को करीब का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। लॉन्ग साइटेड में दूर का दिखता है, करीब का नहीं दिखता। नहीं खुबैब, ही वोंट डू दैट बेटा, डोंट वरी अबाउट। हाँ, क्लियर का वर्ड यूज कर सकते हो। ना ना, मायोपिया शयोपिया मत याद करना भाई, मेडिकल टर्म जरूरी नहीं है। आई थिंक वी डिड एटीपी की, मैंने तुम लोगों को करवाया था, एक क्लास मैंने ली थी। अच्छा, explain how the diverging lens corrects the sight of short-sighted viewing a distant object. Diverging lens से correction कैसे होती है? It sends light rays in a diverging manner so that eye converges it at the retina. See, diverging lens लगा के अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको याद आ जाएगा कि भाई डाइवर्जिंग लेंस लगा के आपने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज हो रही थी ना, तो हम क्या करते हैं, हम डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं ताकि लाइट रेज जो है वो थोड़ा सा आंखों में डाइवर्जिंग जाए, यू जाए, और फिर आपका लेंस जब इन्हें कन्वर्ज करे वो ये लाइट रेज रेटिना पे आके कन्वर्ज, इस तरह से आपको फायदा होता है। फिर कहता है कि भाई द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फिगर 8.1 इज अ फुल स्केल डायग्राम, मतलब स्केल से वर्किंग कर सकते हो अपने प्लास्टिक वाले स्केल से। On a grid on which the dashed line L represents the lens. By drawing on figure 8.3, find the position of the image I and object O. Draw image I and label it I. डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रही है बेटा, याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, तो ये एफ इधर भी मार्क किया, ये एफ इधर भी मार्क किया 4 सेंटीमीटर। वो एक बड़ा 5 बॉक्सेस जो है वो 1 सेंटीमीटर के। तो भाई यहाँ पे एक लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिएगा बेटा, हमने बनाना सीखा ही है। चलो अच्छा है भाई, साथ साथ आपको आना शुरू हो गया। और एक लाइट रे जा रही है आपकी ऐसी, नहीं बेटा 2F मार्क करने की जरूरत नहीं है। और ये डायवर्ज जैसे होती है कि मानो जैसे कि फोकस से निकल के आ रही, ऐसे। पीछे वाली लाइट रे को आप डॉटेड बनाइएगा बेटा, और जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो उधर मेरे बच्चे अपनी इमेज बना दें। ये आ गई इमेज और इसको लेबल करना था आई, तो आपने लेबल कर दिया इसको आई। चलो कोई मसला नहीं, हो जाएगा, पक्के हो जाओगे इंशाल्लाह, है टाइम। एक्सप्लेन वेदर द इमेज प्रोड्यूस इज रियल और वर्चुअल। हाँ भाई क्या कहते हो, इमेज रियल है वर्चुअल है? वेरी नेसेसरी टू ड्रॉ डॉटेड बेटा। परफेक्ट, शाबाश।
तो भाई आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है, ये रही आपकी इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज आ गई आपकी। और क्यों आई? क्योंकि आप सब ये बात जानते हो कि लाइट रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन रियलिटी। लाइट रेज मिल नहीं रही है आपका, तो लाइट रे यूं निकल गई थी, ये तो आई और गई, ये इधर गई, ट्रेस इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे virtual because light rays only appear to me. उन्हें आई वुड प्रेफर कि आप थोड़ा सा उसको रे ऑफ लाइट की टर्म में बताओ, बजाय ये कहने के आपके उसी साइड पे ऑब्जेक्ट पे बन गई है। इट्स बेटर टू अगर आप रे ऑफ लाइट यूज करें। रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है भाई? रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है वो, लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लाइट रे आगे गई है, आपने बस उसको ट्रेस बैक किया है पीछे की तरफ। नहीं बेटा मिरर इमेज नहीं है, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगी, ऑब्जेक्ट जिस तरह का था उसी ओरिएंटेशन में इमेज दिख जाएगी। मेरे बच्चे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का पहला डिफरेंस तो यही है ना कि रियल इमेजेस फॉर्म व्हेन लाइट रेज मीट इन रियलिटी, वर्चुअल इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज ओनली अपीयर टू मीट। दूसरा, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बट virtuals कैन नॉट बी। तीसरा तो ये कह सकते हो रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, virtuals आर अपराइट। रियल इमेज उल्टी बनती है, सीधी बनती है। शायद you can, but I would prefer use the concept of light rays. उसके बाद बोलता है on the grid in figure 8.3 write an E in any position from which an eye can see the image. ये लिख दो भाई। अब आप यहाँ पे इस पूरे हिस्से में कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये लेंस किस तरफ से आपने देखना है। साथ में सिखाऊंगा बेटा, उसको परेशान ना, वो करवाऊंगा। कहता है डिटरमिन द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। तुम्हारा ऑब्जेक्ट की हाइट थी 3.5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट बेटा स्केल से मेजर करके निकाल सकते हो। मैं तो रेशियो से निकाल लूंगा, मुझे लग रहा है 1.4 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होगा पेपर में तो आप उसको स्केल यूज कर लीजिए। 1.4 अपॉन 3.5 बाई 0.4। लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया, आना भी चाहिए। तो अब आपके सवाल का जवाब ये था कि इमेज लिटरली इन्वर्टेड नहीं होती, तो इमेज उसी ओरिएंटेशन पे होगी जिस ओरिएंटेशन पे वो पहले थी। हाँ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला भी कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है। नहीं बेटा जकी, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशियो है ना लेंस का। पार्ट 3 में आई की पोजीशन बतानी थी, आई लेंस की दूसरी तरफ से ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा तो दूसरी तरफ कहीं पे भी आई की पोजीशन मार्क कर सकते हो। हाँ शायद कह दो, कोई इशू नहीं है, इसका क्या मसला है। डिस्टेंस वाले के लिए बेटा मेजर करना पड़ेगा ना तुमको, डिस्टेंस वाले के लिए तो मेजर करना कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना। इससे बेहतर है कि तुम अपना हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। Yes, E can be written anywhere, but it must be between the two light rays. दो लाइट रेज के बीच में कहीं होना चाहिए। ई इन दो लाइट रेज के बीच में कहीं पे भी, इधर 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 इधर, एनीवेयर बिटवीन द टू लाइट। लीनियर मैग्निफिकेशन तो फन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैथ्स वाली मैग्निफिकेशन की तरह, इनलार्जमेंट फैक्टर की तरह। मलाइका बेटा डाइवर्जिंग लेंस है ये, कन्वर्जिंग नहीं है ये, जो फोकस से गुजरे।
चलिए लास्ट क्वेश्चन कहते हैं द पावर सप्लाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ बैटरी एंड ईएमएफ 12 वोल्ट. Say two ways in which EMF of the battery differs from that of an alternating current supply. बैटरी का EMF और AC सप्लाई का EMF में क्या फर्क होता है? दो फर्क बता. तो भाई EMF बैटरी is constant, AC supply is variable. दूसरा EMF is EMF produces current in one direction. AC current changing direction. इवन को ये भी कह सकता था EMF of battery is low, AC is higher. AC का वोल्टेज ज्यादा होता है, बैटरी का कम होता है. EMF एंड DC सप्लाई डिफर नहीं करेगी बेटा. EMF इज द DC सप्लाई. बैटरी का मतलब ही DC सप्लाई है. नहीं EMF नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स का जनरली जो पावर सप्लाई से आता है ना वोल्टेज, वो आपकी बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा ही होता है. हम पावर सप्लाई यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बैटरी से हमें इतना पावर नहीं मिल पा रही होती. हाँ, तुम्हारे पास जो है वो अब इस साल सेक्शन ए सेक्शन बी वाला सीन नहीं है. The circuit includes 3 resistors and 2 open switches. All right. YZ is a straight line connecting between the two magnets. Switch S1 is now closed. Calculate the current in YZ. YZ में करंट निकालिए. देखिए जब आपका स्विच अभी क्लोज होगा तो मेरे बच्चे आपके पास सर्किट में 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 20 वाला और एक 28 वाला. ये रेजिस्टर नहीं होगा इस्तेमाल. क्यों? क्योंकि भाई आपने स्विच क्लोज किया ही नहीं है, अभी करंट जा ही नहीं सकता इसमें. तो दोनों सीरीज के अंदर है. तो आप अगर करंट निकालना चाहते हो तब V इक्वल्स IR लगा दो, 12 वोल्ट्स का वोल्टेज डालो टोटल वोल्टेज, और 20 प्लस 28 की रेजिस्टेंस रखो, टोटल रेजिस्टेंस. आपको सर्किट का टोटल करंट मिल जाएगा. ये आ रहा है भाई आपके पास 0.25 एम्पियर्स का करंट. फिर कहते हैं एक्सप्लेन वाई जी एक्सपीरियंस द फोर्स. YG पे फोर्स क्यों लग रही है? अगर आप गौर से देखो तो YG में जो करंट जा रहा होगा, दैट करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मेरे बच्चे, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है. तो वायर की फील्ड और मैग्नेट की फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी जिससे फोर्स पैदा होगी. तो आप इसका जवाब ऐसे लिखोगे, wire is placed perpendicular to the field, wire is placed perpendicular to magnetic field, magnetic field of wire due to its current interacts with magnet's field and exert force. सही. पहले आपने बता दिया कि भाई आपका वायर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ था. सही. तो जब करंट आपके वायर के अंदर गया तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट हुई जिससे आपके पास फोर्स पैदा हुई. फिर क्या है टिक द बॉक्स which describes the direction of force on YZ. अब देखो YZ पे लगने वाली फोर्स के लिए आप इस्तेमाल करोगे बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल व्यू बना देता हूँ इसका. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपका वायर था जिसमें करंट जा रहा था अंदर.
कैसे पता भाई अंदर जा रहा था, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आया था, होता हुआ डी से वाई की तरफ गया, तो करंट वाज इनटू द पेज। तो इस पे आप लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी नॉर्थ से साउथ, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ होगी, सेकंड फिंगर जो करंट है वो होगा अंदर की तरफ इनटू द पेज। तो आप देखोगे आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, your thumb will be pointing in the downward direction. फर्स्ट फिंगर साउथ की तरफ पॉइंट करना, सेकंड फिंगर इनटू द पेपर पॉइंट करना, तो थंब तुम्हारा डाउनवर्ड पॉइंट करना। तो अगर तुम्हें फोर्स बतानी है तो फोर्स होगी भाई डाउनवर्ड्स। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वाई इज डिटरमिन्ड, कैसे डिटरमिन की? तो बताएंगे भाई कि करंट इन द वायर was from Z to Y using Fleming's left hand rule the direction of force was determined. सही, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमिन कर। अब आप लोगों के कुछ इस पार्ट बी तक के जो सवाल आते हैं वो देख लेता हूं मैं। सर व्हाई आरंट AC to DC converters used frequently if DC is better? They are being used right now, लेकिन सिर्फ आपकी कॉस्टिंग की लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ बेटा। और 0.25 तो आंसर दे रेट ऑफ चेंज, ना 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 जकी कहाँ जा रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं बेटा, फैराडे लॉ थोड़ी है, मोटर लगी हुई है आपके पास। बिल्कुल बेटा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करता है। वापस कर दे सर, 1 मिनट में वापस कर देता हूँ भाई, 1 मिनट, ये लो वापस लगा दिया। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मेंशन कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं करेंगे, फैराडे लॉ नहीं है ये, करंट बनाना थोड़ी है करंट तो भेज रहे हो, ये मोटर का कॉन्सेप्ट है। कैन वी राइट करंट कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एज अ फोर्स? अलीशा इसमें एक बात और ऐड कर लो, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एज अ फोर्स, तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करो। अच्छा भाई, बाकी तो आंसर्स आ रहे थे, आई हैव नो आइडिया, and instead of writing this I wrote using Fleming's left hand rule where thumb represents force, first finger। ठीक है वर्दा, लेकिन उसमें करंट का जिक्र भी कर देना ना कि करंट इसका इन्वर्ट जा रहा था। रेजिस्टेंस कैसे डिटरमिन की? रेजिस्टेंस सीरीज में देख के डिटरमिन की होने से, 2 ही रेजिस्टर लगे थे ना सीरीज के अंदर, उनको ऐड कर दिया, ऊपर वाले में करंट थोड़ी जा रहा हो। कैसे पता चला करंट अंदर जा रहा है? करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लगा के देख लो बैटरी से, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव से लेके चलो, देखो जी से वाई जाएगा करंट। भाई तुम दुआएं भेज दो, साथ बहुत है मेरे लिए सर 29.2 है लास्ट का आंसर, सफा वो मुझे देखना पड़ेगा बेटा अभी। मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे हैं ना, इसमें मैग्नेटिज्म वायर में करंट की वजह से पैदा हो रही है। वाह वाह, साथ में बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। S2 वाले रेजिस्टर को इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका स्विच ओपन हुआ हुआ था, करंट जा ही नहीं सकता था उसके अंदर से। अब बोलते हैं द स्विच S2 इन द सर्किट इज नाउ क्लोज्ड, अब उसे भी बंद कर दिया। आप कह रहा टोटल रेजिस्टेंस बताओ सर्किट की। अब आपके पास S2 वाले रेजिस्टर का काम आ गया भाई। अब आपका सर्किट है एक 30 ओम पैरेलल में और एक 20 ओम पैरेलल, उसके साथ 28 ओम सीरीज में। तो पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स 1/30 प्लस 1/20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं भैया, 1/30 प्लस 1/20, जो भी आंसर आए उसका 1 डिवाइड बाय आंसर जरूर कर देना। ये आया है अभी 1/12, इसका रेसिप्रोकल ले लेना बेटा, r हो गया 12 ओम्स। ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बो आ गया। अब
टोटल सर्किट की निकालने के लिए ये पैरेलल की कॉम्बिनेशन है 12 ओम्स की, उसके आगे लगा है 28, तो 12 प्लस 28 आपकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 40 ओम। एक सीधा साधा मासूम सा सवाल जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि भाई पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस दे दो मुझे, वो आपने दे दी भाई 40 ओम्स की टोटल रेजिस्टेंस। इसमें मैंने पहले भी बताया है हमेशा कि भाई बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं रेसिप्रोकल करना भूल जाते, वो रेसिप्रोकल नहीं करते, जैसे 1/R निकाला ना वही यूज कर लेंगे। तो ये चीज जो है ये गलत है। आपकी जो वैल्यू आई है 1/R की वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस की थोड़ी आई थी। रेसिप्रोकल करो पहले उसको, फिर जाके सही होगा। अब पूछता है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑन YZ एज द स्विच S2 इज क्लोज्ड। फोर्स पता लगाओ भाई, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑन YZ जब स्विच S2 क्लोज करोगे। देखो याद रखो बेटा, फोर्स डिपेंड कर रही है वायर के करंट पे, वायर के करंट पे। तुम्हारी रेजिस्टेंस मेरे बच्चे क्या हुई है जरा गौर करो। पिछली बार तुम्हारी रेजिस्टेंस थी 20 प्लस 28 में लगाऊं अगर, तो पिछली बार रेजिस्टेंस आ रही थी टोटल सर्किट की 48 ओम्स। पिछली मर्तबा रेजिस्टेंस थी तुम्हारी सर्किट की 48 ओम्स। इस बार रेजिस्टेंस है 40 ओम्स, कम हो गई ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीज्ड। रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ गया होगा। सीरीज सर्किट है ना, वो सर्किट है ना तुम्हारा, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई भी थी। पिछली बार 40 ओम की 48 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, अभी 40 ओम्स की हो चुकी है। तो जब रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीज्ड, सो करंट बिटवीन YZ इंक्रीज्ड, आपका करंट इंक्रीज हो गया होगा। जो वायर आपका Y से Z तक का जो बना हुआ है उसमें करंट इंक्रीज हो गया आपका। अब जब मेरे बच्चे करंट इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, एज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो भाई आपकी फोर्स भी इंक्रीज हो गई। स्टेप बाय स्टेप करके बताया, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा फोर्स भी बढ़ी। बेटा सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई ना पैरेलल आने की वजह से। जब पैरेलल में आपका रेजिस्टर लगता है तो सर्किट की रेजिस्टेंस गिर जाती है। वो जो 48 ओम्स की रेजिस्टेंस थी अभी 40 ओम्स हो गई है पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का करंट इंक्रीज हो गया। जब करंट इंक्रीज हो गया, ये बात है आपके पास फोर्स भी ज्यादा आएगी, क्योंकि आपको याद होगा फोर्स इंक्रीज करने के आपने रास्ते सीखे थे। फोर्स इंक्रीज करने के रास्तों में आपके पास यही चीजें आती थी ना कि भाई मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, सही है, वायर में करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल के, इस तरह की चीजें बात करते थे। तो यहाँ पे जो आप कर रहे हो उससे करंट बढ़ रहा है आपके वायर में, करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे हुई, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जब सर्किट लगता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़े आपने, उसमें ये बात तो सिखाते थे पैरेलल में रेजिस्टेंस गिरती है आपकी, क्योंकि करंट अब डबल डबल यानी ज्यादा ज्यादा फ्लो करता है। हाँ सीरीज के अंदर करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा रेजिस्टर होगा उस पर ज्यादा वोल्टेज है, लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है। कहता है करंट इन 20 ओम रेजिस्टर इज I20, करंट इन 30 ओम रेजिस्टर इज I30, स्टेट द वैल्यू ऑफ I20 अपॉन I30। क्या सवाल पूछा है। 20 और 30 अगर तुम्हें याद हो तो मेरे बच्चे पैरेलल में लगे थे। ये 30 ओम था, ये 20 ओम था। तुम्हें पता है ना बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो 30 ओम पे वोल्टेज आ रहा होगा वही 20 ओम पे भी वोल्टेज आ रहा होगा। V होता है IR,
ये 30 का करंट, ये 20 का करंट, और आर उनकी रेजिस्टेंस होगी 30 ओम्स एंड 20 ओम्स। उसने आई ऑफ 20 अगर आई ऑफ 30 का रेशियो मांगा था, तो ये हो गया भैया आपके पास 3.2 1.5। कोई 1.5 लिखे तो भी ठीक, कोई 3/2 लिखे कोई भी ठीक, कोई अगर लिखे 3:2 वो भी ठीक, सब एक्सेप्टेड। सर बाकी भी तो क्लोज है रेजिस्टर्स, बाकी कहाँ से क्लोज है बेटा? आपके पास पिछले वाले पार्ट में आपका वो है जो रेजिस्टेंस थी, उसमें S2 ओपन था स्विच उसका, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा था उस वक्त, रेजिस्टेंस कम थी, वो ज्यादा थी 48 ओम में, कम हो गई थी तुम्हारे पास। टू इज टू थ्री नहीं बेटा, 3:2। उसने I20/I30 मांगा है ना, I20 वाला ऊपर रखा जाएगा, तो 20 ओम नीचे चला गया 30 के, तो 3:2 बना, 2:3 थोड़ी बन रहा है। ठीक है खूब है, मसला नहीं है बेटा, सही है वो। मैंने 30 ओम को वहीं छोड़ा, 20 को नीचे ले आया, वहां I30 को नीचे ले गया। नहीं मुसाब बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ये देखो करंट और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है कि उनका रेशियो सीधे सीधे बराबर होगा। हमसे गलती होती है, हम समझते हैं भाई करंट और रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लगा दो रेशियो मेथड, यूनिटरी मेथड, बिल्कुल नहीं करो। पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों, पैरेलल में लगे होने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस, इनके ऊपर आने वाला वोल्टेज सेम है। जब इन पे वोल्टेज सेम आ रहा है तो उसका मतलब आई आर इक्वल्स आई आर का कॉन्सेप्ट लगाओ और अब रखो वैल्यूज इसके अंदर बेटा, एमएच चल जाएगा, कुछ चैप्टर्स में चल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह ताला तुम लोगों को भाई कामयाब करे, बहुत ज्यादा कामयाब करे, मेरी दुआएं तुम लोगों के लिए। ईद भी अच्छी गुजरे, एग्जाम्स भी अच्छे गुजरे। मैं इंशाल्लाह एक और सेशन रखूंगा। सेशन क्या रखूंगा मतलब, तुम लोग स्पेस फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे ना, वर्कशीट आई हुई थी, मैं उस वर्कशीट को जो है वो तुम लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह ना। तो या तो मैं लाइव क्लास ले लूंगा या फिर मैं तुम लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे बच्चों प्रोवाइड कर, तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक। वर्कशॉप जो अटेंड कर रहे होंगे उनसे इंशाल्लाह वर्कशॉप में मुलाकात हो जाएगी, और जो नहीं कर रहे होंगे कोई मसला नहीं है भैया, आप लोगों से गायबाना मुलाकात तो रहेगी रहेगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों।